कब से कब तक है ये? 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। याद रखना है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस वंश के काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त वंश का। बात करें तो इसका उदय कहाँ पर हुआ है? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ है? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी से हुआ है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। बात करें अगर हम लोग गुप्त वंश की वंशावली की, तो सबसे ऊपर आता है इनमें श्रीगुप्त का नाम, क्योंकि यही तो संस्थापक है ना। तो देखिए, श्रीगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं। इसने 3री शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना किया है। कब किया है इसने? 3री शताब्दी ईस्वी में क्या किया है? गुप्त वंश की स्थापना किया है। बात करें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। मतलब क्या है, किस गुप्त शासक को आदिराज कहा जाता था? तो क्या आ जाएगा? श्रीगुप्त। और ये किसने किस अभिलेख में है? तो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में है। बात करें श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने किया है। तो श्रीगुप्त ने क्या किया है? एक चीनी यात्रियों के लिए क्या किया है? एक मंदिर बनवाया था। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने क्या किया है? महाराजा की उपाधि धारण किया है, जबकि उस समय के महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्रीगुप्त क्या है? किसी के अधीन शासक था। देखिए, अब श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना तो कर दिया है, लेकिन क्या है, ये इसने धारण किया महाराजा की उपाधि। और उस समय पर क्या था? महाराजा की उपाधि कौन धारण करता था? सामंत लोग करते थे। तो जिससे अपने को क्या पता चल रहा है कि ये जो श्रीगुप्त है, ये कायदे से अभी पूर्ण राजा नहीं बना है, किसी न किसी के अधीन शासन कर रहा होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार जो केपी जायसवाल हैं, उनके अनुसार श्रीगुप्त जो है भारसियों के अधीन छोटे से राज्य जो था प्रयाग का शासन करते थे। मतलब जो उस समय जो श्रीगुप्त थे किसके अंतर्गत थे? तो भारसियों के अंतर्गत थे। ये है एक इतिहासकार केपी जायसवाल, उनके अनुसार। बात करें चीनी यात्री इनसिंग के अनुसार, मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के व्यय में 24 गांव को दान दिया था, ये अपने श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद जो गुप्त वंश के राजा बने थे वो थे घटोत्कच। इसने भी क्या किया था? महाराजा की उपाधि धारण किया था। तो कई लोग को कन्फ्यूजन है कि घटोत्कच और श्रीगुप्त कहीं एक ही तो नहीं, क्योंकि इसने भी क्या किया? घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण किया था। लेकिन कायदे से क्या है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच नाम का एक शासक बना था। ये क्या था? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। और इसने भी क्या चीज़ का उपाधि धारण किया है? तो महाराजा की। अब मेन जो गुप्त वंश का शासक है वो है चंद्रगुप्त। ध्यान देना, चंद्रगुप्त है। इसका शासनकाल कब से है? 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से है? 319 से 335 ईस्वी था। अब मेन देखिए, जो 320 ईस्वी बोल रहा हूँ ना, तो इसी के शासनकाल से मेन जो गुप्त साम्राज्य है वो शुरुआत हुआ है। अब सब ने क्या चीज़ का? महाराजा की उपाधि धारण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने किसका उपाधि धारण किया है? तो महाराजाधिराज का। किसका उपाधि धारण किया इसने? महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया है। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत किया था। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया है? तो चंद्रगुप्त ने ही किया है, जो उसके राज्याभिषेक का प्रतीक है। अब देखिए 319 में क्या हुआ? उसका राज्याभिषेक हुआ है। और इसी समय इसने क्या किया? गुप्त संवत शुरुआत किया। मतलब अपने को पता चलता है कि जैसे ही इसका राज्याभिषेक हुआ होगा, इसने क्या किया होगा? एक गुप्त संवत स्टार्ट कर दिया होगा। बात करें राय चौधरी, एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। मतलब अब क्या किया है? चंद्रगुप्त लड़ने लगा है। और ये क्या किया इसने? कौशाम्बी और कौशल के राजाओं को हराया और उस क्षेत्र को अपने यहाँ मिला लिया। और अपनी राजधानी किसको बनाया? तो पाटलिपुत्र। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसका विवाह दो के साथ हुआ है। एक तो लिच्छवी के जो था, इसकी विवाह किसके हुआ है? तो राजकुमारी जो थी कुमार देवी से हुआ है। और वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की, जिससे उसने बिहार एवं नेपाल के हिस्से नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिला था। क्या हुआ था? अब ये जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने शादी किया, तो दहेज स्वरूप समझिए इसको बिहार और नेपाल साइड का भी एरिया मिल गया था। इसने क्या किया है? कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को भी प्राप्त कर लिया था। जब इसको अब शादी होगा तो शादी के स्वरूप समझिए दहेज के रूप में इसको क्या मिल गया है? तो वैशाली राज्य मिल गया है।
चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी को का जो चित्र है वो अंकित है। ये देखिए, ये मान लीजिए चंद्रगुप्त है और ये क्या है, तो कुमार देवी है। तो इसके जो चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उसमें क्या है, ये चंद्रगुप्त और कुमार देवी इन दोनों का फोटो हुआ करता था। बात करें चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसके पहले जो श्रीगुप्त और जो घटोत्कच थे वो क्या है, किसी का अधीन थे ना। इसने ये क्या था, स्वतंत्र शासक था। यह विदेशियों की विद्रोह द्वारा हटाकर शासक बना। क्या था, उस समय हमारे यहाँ पर शक का शासन चल रहा है, साथ ही साथ क्या है, जो उधर यूनानी लोग हैं उन लोग भी थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में राज कर रहे थे। तो ये जो था चंद्रगुप्त ने क्या किया है, तो वो जो विदेशी लोग थे उनको हटा करके शासक बना। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारतीय इतिहासकार का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मेन क्या है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन गुप्त काल में भी किसके काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो अपना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के बाद जो शासक बना वो था समुद्रगुप्त, और इसका शासनकाल रहा 335 से 380 ईस्वी तक है। यह है समुद्रगुप्त। बहुत ज़्यादा लड़ाई किया है इसने समुद्रगुप्त ने। शिलालेखों में इसका नाम चिरोत्सन्न, अश्वमेधाहर्ता और अनेका अश्वमेघाजयी, इसके 3 नाम मिलते हैं। चिरोत्सन्न, अश्वमेघाहर्ता, अनेका अश्वमेघाजयी, ये 3 नाम इसके समुद्रगुप्त के हमको मिलते हैं। उसकी व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण ही V.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसने कहा है, तो V.A. स्मिथ ने कहा है। और किसमें कहा है, तो अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। ये बहुत 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। उत्कर्ष मतलब उस समय वृद्धि हुआ, शासन क्षेत्र भी बढ़ा था। इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। जैसा कि चंद्रगुप्त प्रथम का राजधानी पाटलिपुत्र था, वैसे ही समुद्रगुप्त की भी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र ही है। जैसे चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया है, तो समुद्रगुप्त ने भी किया है। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो था ना समुद्रगुप्त का, वो था दक्षिण अभियान। क्या है, दक्षिण अभियान। इस समय इसने 12 राजाओं को हराया था। 12 विजयों का इसमें उल्लेख मिलता है। उसके दक्षिण अभियान के दौरान उसका जो सेनापति था उसका नाम क्या है, वीरसेन था। दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त का सेनापति कौन था, तो वीरसेन था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो वसुबंधु था उसका क्या हुआ करता था उस समय, तो मंत्री हुआ करता था। उनके विजय अभियानों से संबंधित जानकारी का स्रोत क्या है, एरण अभिलेख है। क्या है, एरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी एवं भगवान विष्णु का भक्त था। तो समुद्रगुप्त किस भगवान को मानता था, तो भगवान विष्णु को मानता था। उसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। मतलब क्या है, श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, बोधगया में मठ बनाने की उनसे अनुमति मांगी थी मेघवर्मन में। तो उसने समुद्रगुप्त ने क्या किया था, उनको अनुमति दे दिया था कि जाइए आप बोधगया में क्या कर सकते हैं, तो बौद्ध मठ बना सकते हैं। उसने विक्रमांक और कविराज की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त एक अच्छा कवि भी था, तो उसने क्या किया है, कविराज की भी उपाधि धारण किया था। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार और जो दक्षिण विजय अभियान था उसके बारे में वर्णन मिलता है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे, 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे, और सभी के सभी क्या है, शुद्ध सोने के बने होते थे। समुद्रगुप्त जो था मौद्रिक प्रणाली का पिता कहा जाता था। किसको, गुप्त काल में किसको मौद्रिक प्रणाली का पिता कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं हम लोग, तो समुद्रगुप्त को कह रहे हैं। आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि भारतीयों ने जो कलात्मक सिक्के बनाने सीखे हैं वो किसकी देन है। मैंने इसको अपने पिछले हिस्ट्री की वीडियो में बताया था। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताइएगा कि भारतीयों ने किससे सिक्के बनाने सीखे हैं। समझ जाइए, मतलब डिज़ाइन वाले सिक्के जिसमें कुछ राजा महाराजाओं का फ़ोटो होगा या देवी देवताओं का फ़ोटो होगा, वो किससे सीखा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बात करें हम लोग, समुद्रगुप्त जो था गुप्त प्रणाली का क्या है, गुप्त वंश में वो क्या है, मौद्रिक प्रणाली का पिता बोला जाता है। और चंद्रगुप्त उसके बाद, समुद्रगुप्त के बाद कौन बना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। उसका शासनकाल कितना है, 380 से
412 ईस्वी। ये देखिए, ये मैं चंद्रगुप्त का एक फ़ोटो छोटा सा निकालने टाइप की कोशिश किया हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। क्या कहते हैं इनको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में ही 9 रत्न हुआ करते थे, उसका मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, आराम से याद हो जाएगा। इनके शासन काल में ही फाइयान भारत आया था, और फाइयान कहाँ का है? तो चीनी है। इसके शासनकाल में कौन आया है? तो फाइयान आया है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका उपाधि धारण किया है? तो किसका धारण किया है? विक्रमादित्य का। वह पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, इस चीज़ को याद रखना है। किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं? तो किसने किया है? तो चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के किसने जारी किया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। उसने चंद्र नामक एक राजा को परास्त किया था, जिसका उल्लेख दिल्ली के कुतुब मीनार के नज़दीक स्थापित एक लौह स्तंभ में किया गया है। मतलब क्या है? जो उसने एक चंद्र नामक राजा को हराया है, और उसका उल्लेख हमको कहाँ से पता चल रहा है? तो कुतुब मीनार के पास ही एक लौह स्तंभ है, उससे हमको इस बात का प्रमाण मिलता है। बात करें, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बीच रामगुप्त भी राजा बना है। देखिए, मैं आप लोगों को क्या बता दिया डायरेक्ट, समुद्रगुप्त बताया, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त बताया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इनके बीच में एक और राजा बना था, वो था रामगुप्त। लेकिन विशाख दत्त रचित नाटक देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई बताया गया है। ये जो विशाख दत्त के द्वारा रचित जो था देवी चंद्रगुप्तम, इसमें क्या किया गया है? रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई बताया गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? शक शासकों से ध्रुव देवी को छुड़ाया, और बाद में उसे क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। तो ये जो ध्रुव देवी है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शादी किससे हुआ है? तो ध्रुव देवी से हुआ है। किससे हुआ है? ध्रुव देवी से हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। जैसा कि देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, समुद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ उसकी पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र ही है, लेकिन उसने एक और अपनी राजधानी बनाई थी, उसका नाम क्या था? उज्जैनी था। क्या नाम था उसका? उज्जैनी था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो है वो कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो क्या किसका कहा जा रहा है? कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वान हुए थे, और उनको क्या कहा जाता था? नवरत्न। ये कायदे से ये अकबर का फोटो है, अकबर के समय का नवरत्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए कि ये क्या है? गुप्त वंश के नवरत्न हैं, इसलिए इसको बनाया था। कायदे से वो अकबर के दरबार के हैं। देखिए, हम लोग इसको याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है? अमर काली वेश में वह धन कब लाएगा। ट्रिक क्या है? अमर काली वेश में वह धन कब लाएगा? तो एक था अमर सिंह, का से काली से हो जाएंगे कालिदास, वेश है वेताल भट्ट, श से है शंकु। अमर काली वेश में, व से है वराह मिहिर, ह से है हरिसेन, वह धन, धन से है धनवंतरी, और क से है आप लोगों का कहपानक, और व से है वर रुचि। मतलब टोटल 9 ही रत्न थे उसके। क्लियर है? याद रखना है। ट्रिक क्या है? अमर काली वेश में वह धन कब लाएगा? तो एक नवरत्न है अमर सिंह, अगले हैं कालिदास जी, उसके बाद वेताल भट्ट, उसके बाद शंकु, उसके बाद वराह मिहिर, उसके बाद हरिसेन, उसके बाद धनवंतरी, उसके बाद कहपानक, उसके बाद है वररुचि। ये 9 जो थे क्या हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना, और इसका जो शासनकाल था वह 413 से 467 ईस्वी तक था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शादी हुआ है ध्रुव देवी, ये उनका ही पुत्र था कुमारगुप्त। इसका जो गुप्त साम्राज्य का विस्तार इसने उत्तरी बंगाल से कटियावाड़ा तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक किया। मतलब क्या किया है? इसने अपने पूरा का पूरा गुप्त वंश को और ज़्यादा फैलाया है इसने। अब इनका जो राज कहाँ तक चला गया है? उत्तर में बंगाल के कठियावाड़ा तक, और फिर हिमालय साइड से फिर नर्मदा पूरा एरिया को कवर कर रहा है। बात करें तो इसके शासनकाल के दौरान हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया है। हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ है? तो कुमारगुप्त के समय हुआ था। पुष्पमित्र से भी कुमारगुप्त ने युद्ध किया था। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षणों में शांति नहीं थी। मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो रहा है।
इस काल में पुष्पमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। क्या है, इसी युद्ध में ये जो है कुमारगुप्त मर गया था। उसके बाद फिर स्कंदगुप्त आया और स्कंदगुप्त फिर पुष्पमित्र से लड़ता है। उसने पुष्पमित्र को युद्ध में परास्त कर दिया था। ये जो स्कंदगुप्त है ये क्या करेगा, पुष्पगुप्त को इसमें परास्त कर देगा, लेकिन क्या है ये कुमारगुप्त उसमें मर जाता है इसी लड़ाई में। बात करें कुमारगुप्त का, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा, इसको याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो कुमारगुप्त ने किया है। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्या, ये सबका उपाधि धारण किया है। जो मतलब महेंद्र से रिलेटेड कोई भी उपाधि पूछेगा तो क्या डायरेक्ट दिमाग में ला लेना है कि कुमारगुप्त ही होगा। कुमारगुप्त प्रथम वैष्णव धर्म अनुयायी था, किंतु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। मतलब क्या है, मेन तो वो वैष्णव धर्म को मान रहा है, लेकिन क्या है उसके राज्य में कोई भी किसी भी धर्म को माने उसके तरफ से कोई रोक टोक नहीं था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख हमको अगर किसी के मिलते हैं तो वो है हमारे कुमारगुप्त जी ही हैं। उसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं चलाई थी। मतलब क्या है, किस गुप्त शासक ने मयूर आकृति की रजत मुद्राएं चलाई थी, तो वो क्या नाम आ जाएगा, तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद फिर स्कंदगुप्त शासक बनता है। इसका शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी। पुष्पमित्र के आक्रमण के समय ही क्या हुआ था, गुप्त शासक जो कुमारगुप्त था प्रथम की 455 ईस्वी में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ये आप लोगों को पहले ही बता दिया, मर गया था। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सबसे पहले क्या किया है, तो पुष्पमित्र को हराया है और फिर विजय प्राप्त किया। लेकिन क्या हुआ, सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहता था। क्या है, कायदे से अब युद्ध में तो उसके पिता के मरने के बाद हुआ था, लेकिन वो लड़ाई में उस समय भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, परंतु स्कंदगुप्त ने क्या किया है, वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। अब देखिए इसके पिता मर गए हैं और उसके बाद क्या हुआ, ये राजा बना है। तो उस समय ये क्या था, थोड़ा सा परेशानी झेल रहा था। उसी का फायदा उठा करके जो वाकाटक नरेंद्र सेन था वो मालवा साइड का जो एरिया है उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो बाद में जब स्कंदगुप्त का कंडीशन ठीक होता है तो फिर वो उससे उसको छीन लेता है। इसके शासनकाल में भी हुणों का 2 बार आक्रमण हुआ था और इसने क्या कर दिया, दोनों बार उसको खदेड़ा था हुणों को। और अपनी वीरतापूर्ण उपलब्धि के कारण स्कंदगुप्त ने क्या क्या चीज़ का उपाधि धारण किया है, तो इसने भी विक्रमादित्य, क्रमादित्य, ये सब की उपाधि धारण की है। कई अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपन कहा गया है। स्कंदगुप्त को और क्या कहा जाता था, तो शक्रोपन भी कहा गया है। बात करें ये कि इसको तो ये भी वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन उसने अपने पूर्ववर्तियों की तरह सहनशीलता की नीति का ही पालन किया था। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो किस गुप्त शासक ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है, तो किसने कराया है, स्कंदगुप्त ने कराया है। ये जो स्कंदगुप्त है ये जो गुप्त साम्राज्य का जो लास्ट शक्तिशाली सम्राट था, और इसका निधन कब हो गया है, तो 467 में इसका निधन हो गया है। इसके बाद क्या करें, समझ सकते हैं जो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, अब पतन होने के बाद भी ये लगभग 100 सालों तक धीरे धीरे मतलब कमजोर तो हो गए इनके राज्यकाल, लेकिन चल रहा था। तो स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित जो राजा हुए थे, जो प्रमुख है वो उन्हीं को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद बना पुरुगुप्त के बाद बना फिर कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बना फिर बुद्धगुप्त ने ही इसने क्या किया है, नालंदा बौद्ध महाविहार को काफ़ी धन देता था। बुद्धगुप्त के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या कर रहा है, नालंदा बौद्ध महाविहार को पैसा देता था। उसके बाद बना नरसिंहगुप्त बालादित्य, ये था बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बढ़ गया। तो किसके शासनकाल में जो तो गुप्त साम्राज्य था वो 3 भागों में बढ़ गया था, तो वो था नरसिंहगुप्त। इस समय क्या हुआ है, जो पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बटा, मगध, मालवा और बंगाल। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त और बिहार में तथा बंगाल क्षेत्र में कौन बना, तो वैन्यगुप्त ने अपने स्वतंत्र शासन स्थापित किए थे। मतलब क्या है, अब गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बटा है। एक मगध का अलग, मगध में राज करेंगे हमारे नरसिंहगुप्त जी,
मालवा मालवा में जो मालवा साइड का जो एरिया है उसमें भानुगुप्त राज करेंगे, और जो बिहार साइड का एरिया है, बिहार और बंगाल, उधर ये राज करेंगे अपना वैन्यगुप्त। अब क्या है, गुप्त वंश 3 भागों में बढ़ गया है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, तो नरसिंह गुप्त ही था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो नालंदा मुद्रा लेख में किसको परम भागवत कहा गया है, तो नरसिंह गुप्त को कहा गया है। याद रख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। आगे देखते हैं कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में। अब मेन हम लोग मगध को ही देख रहे हैं। कुमारगुप्त के कुमारगुप्त तृतीय उसके बाद शासक बना नरसिंह गुप्त के बाद। ये जो नरसिंह गुप्त के बाद क्या हुआ, उसका जो पुत्र था कुमारगुप्त, वो मगध के राजसिंहासन पर बैठा, वह 24वां शासक बना था गुप्त वंश का। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक भी है। ये जो कुमारगुप्त तृतीय जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक है, इस चीज़ को याद रख सकते हो। क्या हुआ है, कुमारगुप्त के बाद जब निधन हुआ तो उसका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना। ईशान वंश का क्या हुआ था, इस समय आक्रमण कर दिया था राजाओं ने, और उसके बाद क्या हो गया था, गुप्त वंश को फिर गुप्त वंश वाले लोगों ने क्या कर लिया है, दूसरों का अधीनता स्वीकार कर लिया था। जैसे देखिए कुमारगुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना। ईशान वर्मा का पुत्र सर्ववर्मा उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी शासक था। और ये जो सर्ववर्मा था ना, उसने अपने पिता की पराजय का बदला लेने के हेतु युद्ध किया, और इस युद्ध में दामोदर गुप्त क्या हुआ, हार गया, और इसने क्या कर लिया था, इनकी क्या है अधीनता स्वीकार कर लिया था सर्ववर्मा की। सर्ववर्मा का इसने अधीनता स्वीकार कर लिया। तो अब राजा तो रहेगा, लेकिन क्या है, अब ये एक स्वतंत्र राजा नहीं रहा फिर से, अब ये दूसरे के अधीन में राजा बन गया है। उसके बाद बने महासेनगुप्त। ये क्या था, दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासेनगुप्त शासक बना। उसने मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने भी क्या कर लिया है, वही जो मौखरी नरेश है, इन लोग मौखरी नरेश ही थे सर्ववर्मा वाले, तो इसने क्या कर लिया, दूसरे की अधीनता स्वीकार कर लिया है महासेनगुप्त ने। उसके बाद फिर देवगुप्त शासक बना था, फिर माधवगुप्त शासक बना था। ये सब उतने इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मेन जो गुप्त साम्राज्य का प्रशासन, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन कैसे होता था। तो गुप्त काल में जो सारी शक्तियाँ थी वो राजा के पास केंद्रित होती थी, और गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत भी प्रचलित था। देवत्व का सिद्धांत चलता था। राजा परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण करता था। मतलब क्या है, जो गुप्त काल है, राजा किसकी किसकी उपाधि धारण कर रहा है, एक परमेश्वर का, एक महाराजाधिराज का, और एक परम भट्टारक का उपाधि धारण कर रहा है। इसके काल में, मतलब जो गुप्तों के काल में है, शासन वंशानुगत था। मतलब क्या होगा, राजा, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके चलेंगे। लेकिन ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन नहीं था। मतलब क्या, अगर कोई बड़ा भाई है तो जरूरी नहीं है वो बन जाए। समुद्रगुप्त ऐसे में बन चुका था एक बार। गुप्त शासकों के पास एक विशाल सेना होती थी। शाही सेना में जबरन मजदूर या विष्टी को भी शामिल किया गया था। मतलब क्या, मजदूर वजदूर को भी उन लोग शामिल कर लेते थे। राजा सूत्रधार एवं सर्वशक्तिमान के रूप में काम करता था, और सामान्य रूप से सभी विवादों का फैसला करता था राजा ही था। इस काल में मामूली सजा दी जाती थी, मतलब ज़्यादा कठोर सजा नहीं दिया जाता था गुप्तों के काल में। मंत्रियों और असैन्य अधिकारियों की एक परिषद राजा को सहायता प्रदान करती थी। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था कुमारमात्य। कौन होता था, तो कुमारमात्य। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था, तो कुमारमात्य था। गुप्त साम्राज्य में शाही मुहर पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता था। जो शाही मुहर है उसमें किसका चिन्ह होता था गुप्त साम्राज्य में, तो गरुड़ का चिन्ह होता था। दक्कन में सातवाहनों द्वारा शुरू की गई भूमि अनुदान एवं पुजारियों तथा प्रशासकों को दिए जाने वाले राजकोषीय प्रशासनिक रियायतें गुप्त काल में नियमित रूप से दिए जाने लगा था। मतलब क्या है, ब्राह्मणों को इन लोग क्या करते थे, दान देते थे गुप्त वंश वाले। समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक नया पद संधि विग्रह का सृजन किया गया। तो संधि विग्रह का सृजन, पद का सृजन किसके काल में हुआ है, तो समुद्रगुप्त के समय हुआ था, जो युद्ध और शांति के लिए जिम्मेदार होता था। ये किसके लिए जिम्मेदार होगा, युद्ध और शांति के लिए। जो संधि विग्रह, यह पद हरिसेन को दिया गया था। तो समुद्रगुप्त के समय हरिसेन कौन था, तो एक संधि विग्रह का काम करता था। आगे देखते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के दौरान कला और वास्तुकला के बारे में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हुई है। तो इस काल का सबसे उल्लेखनीय स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का भीतर गांव का
एकात्मक स्तंभलेख है। तो इसका जो गुप्त वंश का सबसे फेमस अभिलेख कौन सा है, तो स्कंदगुप्त का भीतर गांव का एकात्मक स्तंभलेख है। इस काल में कला की नगर शैली, द्रविड़ शैली, इन दो शैलियों का जन्म हुआ है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का जन्म कब हुआ है, तो गुप्त काल में हुआ है। इस काल में गांधार कला अनुपस्थित था। मतलब क्या है, गुप्त काल में गांधार कला के बारे में लोग नहीं जानते थे। लेकिन मथुरा से प्राप्त खड़ी अवस्था में बुद्ध की एक प्रतिमा से ग्रीक शैली की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। लेकिन हमको पता चलता है कि क्या है, यहाँ पर ग्रीक शैली था। और कैसे पता चल रहा है, मथुरा से हमको एक खड़ी अवस्था में बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर तथा इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर की मूर्तियों में गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मतलब क्या है, झांसी के पास से देवगढ़ के मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वासा के मंदिर से हमको गुप्त काल के बारे में पता चल रहा है। बात करें हम लोग सारनाथ, तो सारनाथ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा गुप्त कला का प्रतीक है। ग्वालियर के पास बाघ गुफाओं में चित्रित अधिकांश चित्रों में गुप्त कला का महानता का एवं भव्यता दिखाई दे गया है। तो ग्वालियर के पास जो बाघ गुफा है उसमें भी गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। अजंता के अधिकांश चित्र बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे अजंता में जो ज़्यादातर चित्र हैं वो किसके से रिलेटेड हैं, तो बुद्ध से रिलेटेड हैं। महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट कृतियां हैं अभिज्ञान शकुंतलम है। उन्होंने अनेक नाटक में मालविकाग्निमित्रम, मतलब उनके जो अन्य नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो शिवाय और कुमार संभव, ये सब क्या है, कालिदास की रचना है। इसके अलावा उन्होंने ऋतुसंहार और मेघदूत नामक 2 महाकाव्य भी लिखे हैं। तो ऋतुसंहार और मेघदूत किसके महाकाव्य हैं, तो कालिदास के हैं। और कालिदास किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये उनके 9 रत्नों में शामिल भी हैं। गुप्त काल के दौरान धातु कर्म का भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है हमको। कारीगर धातु की मूर्तियां और स्तंभों का निर्माण में माहिर थे। मतलब उस समय क्या कर रहे हैं, धातुओं से मूर्ति और स्तंभों का निर्माण किया जा रहा है। सबसे प्राचीन मूर्ति जो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा है। मतलब क्या है, बौद्ध धर्म का इस समय बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ मिल रहा है हमको गुप्त वंश में। वर्तमान में यह बर्मिंघम संग्रहालय में रखा हुआ है। इस मूर्ति की ऊंचाई 7.5 फुट और वजन 1 टन है। दिल्ली का जो गुप्तकालीन लौह स्तंभ आज भी जंग रहित है। इस चीज़ को याद रख सकते हैं हम लोग। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए हैं। समुद्रगुप्त एक महान कवि था। समुद्रगुप्त ने हरिसेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया था और इसी हरिसेन ने क्या किया है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडीन थे। कौन थे, तो दंडीन थे। बात करें सुबंधु ने वासवदत्त नामक पुस्तक लिखी है। वासवदत्त नामक पुस्तक किसने लिखा है, सुबंधु ने लिखा है। इस काल में एक और प्रसिद्ध लेखक थे, विशाखदत्त थे। उनकी 2 प्रसिद्ध नाटक हैं, एक है मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त हैं। कौन है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त हैं। गुप्त काल के दौरान ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया गया है। तो पंचतंत्र के राइटर कौन, तो विष्णु शर्मा है। और ये किस समय से थे, तो गुप्त काल के ही समय थे। बात करें हम लोग, इस काल में एक और प्रसिद्ध कवि था। इसका नाम क्या है, शूद्रक था। इसने क्या किया है, मृच्छकटिकम, किसकी रचना किया है, मृच्छकटिकम नामक नाटक लिखा है। मृच्छकटिकम नामक नाटक के राइटर कौन, तो शूद्रक हैं। इस काल में भारवी द्वारा रचित किराताजु निरियम में अर्जुन और शिव के बीच के संवाद को दिखाया गया है। बौद्ध लेखक अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक लिखा है। अमरकोश नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अमर सिंह ने लिखा है। इन सभी चीज़ों का